अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अबीब अबीन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। पिछली वीडियो के अंदर बेटा हमने कवर कर लिया था फोटोसिंथेसिस तक। फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बेटा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि एवरी लिविंग सेल requires energy to carry out their function। यानी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। तो अब बेटा देखो, यहाँ पे जस्ट लाइक दैट के एनर्जी तो चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस एनर्जीज कम फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। अब जो हम बेसिकली खाना वाना खा रहे होते हैं उसमें खास तौर पे जैसे कि ग्लूकोज है, वो एज अ फ्यूल वर्क कर रहा होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब लेकिन ये ग्लूकोज में से एनर्जी निकलेगी कैसे? सही है। तो ये निकलती है एक प्रोसेस के ज़रिए से, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए से, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, प्लांट सनलाइट से जो है एनर्जी लेके फूड तो बना रहा है, लेकिन प्लांट को जब खुद एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो फिर खुद क्या करता है, वो जो ग्लूकोज उसने बनाया था उसको तोड़ता है और उसमें से एनर्जी निकाल के यूज़ करता है। सही है। तो अ, अब ये जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि जो है फूड को मेटाबोलाइज करती है और उसमें से एनर्जी निकाल के उस ऑर्गेनिज्म को देती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या लिखा है? इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या तो प्रेजेंस में। सही है। और क्या होता है, जो है यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड of glucose molecule break to release energy. Some of this energy is stored in the form of ATPs while other is lost. अब क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बेटा ग्लूकोज का, वो टूटता है तो उससे ऑब्वियसली एनर्जी निकलती है, जो कि फिर या तो स्टोर हो जाती है एटीपीज की फॉर्म में, या तो लॉस हो जाती है कुछ ना कुछ अमाउंट। सही है। अच्छा, अब जो है बेसिकली हमारे पास क्या था, सेल ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी। अब देखो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उलट है ये। सही है। ऑल तो ये नहीं होता कि सनलाइट बन जाती है, बट ये होता है कि भाई ग्लूकोज से एटीपीज बनता है और फिर एटीपीज से हम एनर्जी यूज करते हैं। सही है। क्या लिखा है, सेल ट्रांसफर energy from glucose to ATP through reduction and oxidation process. This breakdown of glucose molecule is a redox reaction. Photosynthesis भी redox था और cellular respiration भी redox है, लेकिन जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम देखें तो C6H12O6 CO2, सॉरी CO2 लिख दिया, ऑक्सीजन लिखना है मुझे यहाँ पे, प्लस CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। देखो देखो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। सही है। तो अब हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है to synthesize ATPs, this is called respiration. This ATP provide energy for the metabolism, however required by removing its terminal phosphate liberate energy ADP। भाई होता है ये कि ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ADP को फिर दोबारा ATP में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से मिल जाता है। आपको पता है ATPs मैंने शुरू में पढ़ाया हुआ है कि भाई ATP ADP में कन्वर्ट होता है बाई रिलीजिंग एनर्जी, और जब एटीपी दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है अब्जॉर्ब करके होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ समझा दूं बेटा, ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का एक जो है ना एक स्केच आपके सामने बता दूं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना लिखा हुआ है, बट मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में बता देता हूँ। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में होना क्या है, सेलुलर सबसे पहले देखो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड। सही, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पायरुवेट इज एन आयोनिक फॉर्म एंड, या पायरुविक एसिड लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब इस प्रोसेस को, ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस का।
दिस इज़ द कॉमन प्रोसेस। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, थोड़े से एटीपीज मिल जाते हैं। सही है, यानी अराउंड 2 एटीपीज मिलते हैं और 2 NADH2 मिलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, आप जो है फोटोसिंथेसिस में आपने NADPH2 सुना था, यहाँ पे NADH2। सिर्फ एक फॉस्फेट का फ़र्क होता है, वरना मॉलिक्यूल सेम होता है। यूजुअली NADP जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होता है, और NAD जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होता है। जो है हमारे पास ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अच्छा खैर, अब ये ग्लाइकोलाइसिस हो गई। अब ये पायरुवेट के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में होती है बेटा? बैक्टीरियाज में, फंजाई में, और जो है ना उसमें भी होती है, एनिमल्स में भी। और एक होता है एरोबिक ब्रेकडाउन। सही है, ये दो इसके पास रास्ते होते हैं। अगर एनारोबिक ब्रेकडाउन होती है तो ये दो तरीके से होती है। या तो हमारे पास रिजल्ट में प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलता है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाती है। सही है, ये होता है यूजुअली फंजाई में, बैक्टीरियाज में। सही है, या तो फिर लैक्टिक एसिड मिलता है, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। ये होता है यूजुअली, ये बैक्टीरियाज में भी ये होता है, और ये एनिमल्स में भी होता है, हमारी बॉडी में भी होता है। कभी आप बहुत थक जाओ तो अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगती है। कभी हेवी एक्सरसाइज कर लो तो उसके बाद, वो खैर मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी नहीं। अच्छा जी, ये एक रास्ता होता है, लेकिन मसला ये है कि एनारोबिक है, विदाउट ऑक्सीजन है। सही है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये पायरुवेट, चाहे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, इन दोनों ही सूरतों में पायरुवेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो जिसकी वजह से एनर्जी इतनी मिलती नहीं है, तो बहुत कम एनर्जी मिलती है। सही है, एनर्जी कंटेंट, एनर्जी का जो है ब्रेकडाउन बहुत कम होता है। जबकि एरोबिक ब्रेकडाउन में क्या होता है, पहले पायरुवेट जो है ऑक्सीडाइज होता है। पहला स्टेप होता है पायरुवेट ऑक्सीडाइज टू एसिटाइल। सही है, और एसिटाइल बन जाता है, ये पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। अगला स्टेप क्या होता है, ये एसिटाइल जो है ये क्रैब साइकिल में चला जाता है, और फिर उससे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और फिर क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, इन सब में मिलाकर हमारे पास बहुत सारे NAD बन जाते हैं, NADH2। कुछ ग्लाइकोलाइसिस में बने, कुछ पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में बने, और कुछ जो है क्रैब साइकिल में बने। इन सबको मिला के जो है जितने भी NADH2 बनते हैं, ये NADH2 फिर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ATPs प्रोवाइड करते हैं। सही है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में भी था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे भी है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट था। उसमें क्या हुआ था बेटा, वाटर टूटा था, ऑक्सीजन निकल गया था, और वाटर से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले थे वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चैनल्स किसको मिल गए थे, NADP को मिल गए थे, और NADP कन्वर्ट किस में हो गया था, NADPH2 के अंदर। ये फोटोसिंथेसिस में हुआ था। यहाँ पे उल्टा होगा बिल्कुल, NADH2 है बना हुआ पहले से, ये टूटेगा NAD में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो हुआ था, ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हुई थी NADP तक, इसमें से एनर्जी रिलीज हुई थी और ATPs बने थे, जो कि डार्क रिएक्शन में यूज हुए थे।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। NADH2 NADH में कन्वर्ट होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, और ये फिर जो है ना इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से ऑक्सीजन को मिलेंगे, और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और इस दौरान ATPs बनेंगे। तो आप अगर दोनों को रिलेट करो, बिल्कुल अपोजिट है कि वाटर टूटा, ऑक्सीजन चला गया, और फिर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना एक चेन की फॉर्म में गए, और जिससे एनर्जी रिलीज हुई, NADPH2 बना। यहाँ पे क्या होता है, NADH2 बना था, NAD टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, वो एक चेन की फॉर्म में, ऑक्सीजन अंदर आए, ऑक्सीजन को मिले और वाटर बना, और वाटर बाहर निकल गया। और तो ये होता है बेसिकली, दिस इज द रेस्पिरेट। तो खैर दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर जो है भाई समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो को।